हेलो बच्चों, मैं समीर सर आप सभी लोगों का आराध्या क्लासेस के यूट्यूब चैनल के अंदर स्वागत करता हूं। हम लोग स्टैंडर्ड 11th का चैप्टर नंबर 6 थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट नंबर 6 यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली उसके अंदर हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ एंथैल्पी चेंज इन फेज ट्रांसफॉर्मेशन। फेज ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है फेज चेंज होना, दैट इज़ सॉलिड में से लिक्विड में कन्वर्ट होना या लिक्विड में से गैस में कन्वर्ट होना या इनफैक्ट गैस में से डायरेक्ट सॉलिड या सॉलिड में से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होना। इस बात को फेज ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। तो इस फेज ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर होने वाले एनर्जी चेंजेस को हमको समझना है। जो फर्स्ट कंसेप्ट है दैट इज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन के दौरान होने वाला एंथैल्पी चेंज, तो हम डिफिनेशन कैसे लिखेंगे? It is the enthalpy change accompanied when 1 mole of the liquid is converted into vapor। एक मोल लिक्विड उसकी वेपर में बॉइलिंग पॉइंट पे जब कन्वर्ट हो जाए तब उस प्रोसेस के दौरान जो एंथैल्पी चेंज आता है उसको आप लोग बोलते हो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। जैसे 1 मोल वाटर जब 1 मोल वेपर के अंदर कन्वर्ट होता है, गैस के अंदर कन्वर्ट होता है, तो वो एटमॉस्फेयर में से या किसी भी हीट सोर्स में से 40.79 किलोजूल पर मोल एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। अनदर टॉपिक इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन से आपका मतलब है सॉलिड में से लिक्विड में कन्वर्ट होना। तो इट इज़ द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल of the solid is converted into liquid at its melting point। क्योंकि जो फ्यूजन होता है वो मेल्टिंग पॉइंट पे होता है, तो एक मोल सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए मेल्टिंग पॉइंट पे तो उस प्रोसेस को फ्यूजन बोलते हैं। और एंथैल्पी चेंज जो आता है इस दौरान उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। जैसे एक मोल सॉलिड आइस जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तब उस दौरान वो एटमॉस्फेयर में से 6.025 किलोजूल्स एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद है आपका एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो बच्चों सब्लिमेशन हम सभी लोग जानते हैं कि सॉलिड में से डायरेक्ट गैस स्टेट में कन्वर्ट होने की प्रोसीजर को सब्लिमेशन बोला जाता है। तो सब्लिमेशन के अंदर क्या डिफिनेशन देंगे? इट इज़ द एंथैल्पी चेंज accompanied when 1 mole of a solid is directly converted into vapor। जब 1 मोल सॉलिड डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाए तो उस प्रोसेस के दौरान जो एंथैल्पी चेंज आता है उसको एंथैल्पी ऑफ या स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन बोलते हैं। अगर मैंने यहाँ पर 0 लगाया है तो ये जो एंथैल्पी चेंज है वो स्टैंडर्ड है, इतनी चीज़ हमको समझनी है, ठीक है। अगर 0 लगाया है तो जो आपका एंथैल्पी चेंज आ रहा है वो स्टैंडर्ड है, इतना हमको समझना है। जैसे 1 मोल CO2 सॉलिड जब डायरेक्टली उसके गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो प्रोसेस का नाम है सब्लिमेशन। और इस प्रोसेस के दौरान जो एंथैल्पी चेंज आता है उसको हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन विच इज़ 25.85 किलोजूल पर मोल। मतलब कि एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करके गैस में कन्वर्ट हो जाता है। देन वी हैव एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि प्रोसेस के अंदर आपके एटम्स बनेंगे। इट इज़ डिफाइंड एज एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल of the substance is converted into gaseous। यहाँ पर एक एक वर्ड को समझना। gaseous atom, एक मोल सब्सटेंस गैशियस एटम में जब कन्वर्ट हो तब उस प्रोसेस के दौरान जो एंथैल्पी चेंज या एनर्जी चेंज आता है उसको एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बोलते हैं। जैसे एक मोल सोडियम जो सॉलिड स्टेट में है वो एक मोल सोडियम गैस स्टेट में आ जाए तो बेसिकली उसके आयंस जो एटम्स जो है वो अलग अलग हो जाएंगे ना। तो उस प्रोसेस के दौरान एक मोल सॉलिड सोडियम 108 किलोजूल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है
और इस प्रोसेस को एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन के नाम से जानते हैं, और जो एनर्जी आएगा वो है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। दूसरा एग्जांपल है जब क्लोरीन गैस के बहुत सारे एटम्स, मतलब एक मोल क्लोरीन गैस के बहुत सारे एटम्स के बीच का बॉन्ड टूट के कम्प्लीटली वो फ्री एटम में कन्वर्ट हो जाए गैशियस एटम में, तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर इस तरीके से क्लोरीन मॉलिक्यूल होगा, इसके बॉन्ड टूटेंगे। कितने बॉन्ड टूटेंगे, तो सिंपल सी बात है कि एक मोल बॉन्ड टूटेंगे। तो एक मोल क्लोरीन के जब बॉन्ड टूट करके वो गैशियस एटम में कन्वर्ट होता है, वर्ड खास ध्यान रखना गैशियस, तो 242 किलोजूल पर मोल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। उसी तरीके से जब मीथेन के अंदर हम 4 बॉन्ड तोड़ते हैं तो कार्बन गैस में और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस का जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है वो 1664 किलोजूल पर मोल है। जो सीधी सी बात है कि यहाँ पर आपका 4 बॉन्ड तोड़ना है, यहाँ पर आपको 2 बॉन्ड तोड़ना है, तो जिस तरीके से आपके नंबर ऑफ बॉन्ड्स टू बी ब्रोकन बढ़ते चले जाते हैं, आपका एंथैल्पी चेंज भी बढ़ता चला जाता है। नेक्स्ट इज लेटिस एंथैल्पी। लेटिस एंथैल्पी को डिफाइन हम करते हैं कि इट इज़ द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ आयोनिक सॉलिड, जब 1 मोल आयोनिक सॉलिड अपने गैसियस आयंस में कन्वर्ट हो एक्सक्यूज मी, जब 1 मोल आयोनिक सॉलिड गैसियस आयंस में कन्वर्ट हो, तो उस प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी चेंज हमें चाहिए उसको लेटिस एंथैल्पी चेंज बोलते हैं। अगर वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे हो रहा है तो वो स्टैंडर्ड लेटिस एंथैल्पी चेंज बोला जाता है। जब 1 मोल सोडियम क्लोराइड को कम्प्लीटली हम Na+ गैशियस और Cl- गैशियस में कन्वर्ट कर देते हैं, उनके गैशियस आयंस में कन्वर्ट कर देते हैं, तब इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें देना पड़ता है। अब आप बोलोगे सर लेटिस क्या होता है, तो देखो जो आयोनिक कंपाउंड्स है ना वो बहुत ही ज़्यादा सिमेट्रिकल अरेंजमेंट में होते हैं। ठीक है, मैं बहुत ही क्रूड लैंग्वेज में समझा रहा हूँ क्योंकि ये कंसेप्ट 12th का है, बट अभी शॉर्ट में जितना समझा सका। ठीक है, तो जो सोडियम क्लोराइड है वो इस तरीके का एक 3 डायमेंशनल कैरेक्टरिस्टिक जियोमेट्री बना लेता है, जिसके अंदर Na+ जो है वो इस तरीके से कॉर्नर्स के ऊपर, कभी कभी फेसिस के ऊपर और कभी कभी यहाँ पर सेंटर्स के ऊपर जो है वो अरेंज हो जाते हैं। इस ज्योमेट्री को लेटिस बोला जाता है। ठीक है, लेटिस के अंदर क्या होता है, Na और Cl जो है वो एक दूसरे से आयोनिक बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। हम क्या करते हैं, ये सब के सब बॉन्ड को तोड़ देते हैं जब हम उनके लेटिस की ब्रेकेज की बात कर रहे हैं तब। तो जब 1 मोल सोडियम क्लोराइड 1 मोल Na+ और 1 मोल Cl- गैशियस आयंस में कन्वर्ट हो, तो उस प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी चेंज आएगा वो लेटिस एंथैल्पी है, जो 785 किलोजूल्स होता है 1 मोल के लिए। अगर वही चीज़ आप मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए देखो तो वो 2900 किलोजूल पर मोल है। आई होप चीज़ें क्लियर है आपके लिए, नोट डाउन कर लीजिए। हेलो बच्चों, जय भारत। मैं समीर सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आराध्या क्लासेस के यूट्यूब चैनल के अंदर। प्रेजेंट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 6 थर्मोडायनामिक्स का पार्ट नंबर 7 डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर हम लेटिस एंथैल्पी को बॉन हेबर साइकिल की मदद से कैलकुलेट करेंगे। देखो बच्चों, लेटिस एंथैल्पी क्या होता है वो पार्ट 6 में कवर था। पार्ट नंबर 7 में हम लोग लेटिस एंथैल्पी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो समझते हैं। इसका एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इनडायरेक्ट मेथड से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। समझो, मेरे को ये रिएक्शन दी हुई है जिसके अंदर 1 मोल सोडियम जो सॉलिड फॉर्म में है वो क्लोरीन गैस के साथ कंबाइन होकर के गैसियस स्टेट के अंदर सोडियम क्लोराइड को बनाता है। देखो बच्चों, यहाँ पर क्योंकि 1 मोल गैसियस स्टेट का सोडियम क्लोराइड बन रहा है, एंथैल्पी चेंज जो इस प्रोसेस का आएगा वो होगा डेल्टा HF0। लेटिस एंथैल्पी का मतलब आप समझते हो कि यहाँ पर जो भी कंपाउंड है उसके अंदर के सभी आयोनिक बॉन्ड को तोड़ो और उसको किसमें कन्वर्ट करो, उसको कोरस्पॉन्डिंग गैसियस आयंस में कन्वर्ट करो, गैसियस आयंस में। इस प्रोसेस को बोला जाता है
डेल्टा एच लैटिस, ठीक है, डेल्टा एच लैटिस स्टैंडर्ड लैटिस एंथैल्पी, मतलब हमें यहां पर पहुंचना है, इसमें से इसको बनाना है। एक रास्ता तो ये हो गया, दूसरे रास्ते भी अवेलेबल है। जैसे सपोज आपके पास सॉलिड स्टेट में सोडियम है, उसको पहले तो गैस में कन्वर्ट कर दो, और इस गैस स्टेट के गैस स्टेट का जो सोडियम है उसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दो। यहां पर सॉलिड में से गैस बनने की जो एनर्जी चेंज है उसको आप डेल्टा एच सब्लिमेशन बोलोगे। डेल्टा एच सब्लिमेशन, देखो ये रिएक्शन सब्लिमेशन है। यहां पर सोडियम गैस में से Na+ जो बन रहा है उसको आप डेल्टा एच आयोनाइजेशन बोलोगे, ठीक है, डेल्टा एच आयोनाइजेशन बोलोगे। यहां पर क्लोरीन गैस में से सबसे पहले तो आपको इसको Cl गैस में कन्वर्ट करना है। क्लोरीन गैस जो मॉलिक्यूल के फॉर्म में है उसको एटम्स में कन्वर्ट करना है। अब देखो बच्चों, आप पढ़ चुके हो कि ये प्रोसेस जो है उसको एटॉमाइजेशन बोला जाता है। इस प्रोसेस के अंदर जो एनर्जी चेंज आएगा वो डेल्टा एच एटॉमाइजेशन है। अब ये एटॉमाइजेशन का हाफ है, देखो 1/2 डेल्टा एच एटॉमाइजेशन, क्योंकि एटॉमाइजेशन से आधी प्रोसेस यहां पर हो रही है, इसीलिए हमने लिखा हाफ डेल्टा एच A0, ठीक है। यहां पर क्लोरीन गैस में से वो क्लोरीन आयन में कन्वर्ट हो रहा है। इस प्रोसेस के लिए जो एनर्जी चेंज आएगी उसको बोलते हैं डेल्टा EGH, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। समझ रहे हो ना? तो देखो बच्चों, हमने क्या समझा यहाँ पर कि यहाँ पर जो सोडियम प्लस और Cl माइनस बनाने की प्रोसीजर है उसको दो स्टेप में किया जा सकता है। या तो डायरेक्ट इसको इसमें कन्वर्ट कर दो, या तो ये पूरा का पूरा लंबा रूट फॉलो करो। पहले ये स्टेप फॉलो करो, फिर ये करो, फिर ये करो, तो 4 स्टेप का प्रोसीजर है। अब हमने पढ़ा हुआ है हेसिस लॉ में कि जो ओवरऑल एनर्जी चेंज है वो रिएक्शन एक स्टेप में हो रही है या दूसरा मल्टीपल स्टेप में सेम ही रहती है। तो यहाँ पर डेल्टा एच लेटिस जो होगा वो सेम रहेगा अगर आप इन सभी का सम करो तो भी। सो सबसे पहला एनर्जी चेंज आएगा डेल्टा एच सब्लिमेशन, दूसरा जो एनर्जी चेंज आएगा वो है डेल्टा एच आयोनाइजेशन, ठीक है, यहां पर प्लस करके डेल्टा एच आयोनाइजेशन। तीसरा जो आएगा वो है 1/2 डेल्टा एच एटॉमाइजेशन। उसके बाद चौथा आएगा डेल्टा एच EG0। पांचवा जो है वो ये वाला है डेल्टा एच F0। अब देखो बच्चों, इस स्टेप में एनर्जी देनी पड़ेगी तो वो पॉजिटिव होगा, डन। इस स्टेप में भी एनर्जी देनी पड़ेगी, पॉजिटिव होगा, डन। यहां पर एनर्जी देनी पड़ेगी, पॉजिटिव होगा, डन। यहां पर एनर्जी रिलीज होगी, क्लोरीन हेलोजन है, हेलोजन को इलेक्ट्रॉन्स के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, तो वहां पर हमको एनर्जी देनी नहीं पड़ेगी, एनर्जी रिलीज होगी। यहां पर माइनस, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड होता है तब भी एनर्जी रिलीज होती है, तो ये माइनस हो जाएगा। तो 3 टर्म आपके प्लस हो गए, बाकी ये 2 टर्म जो है वो माइनस हो गए। बस यही है आपका बॉर्न हैमर साइकिल। बेसिकली ये हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट ऑफ समेशन के ऊपर बेस्ड है कि ये प्रोसेस एक स्टेप में हो या पूरा का पूरा साइकिल फॉलो करके हो, जो ओवरऑल एनर्जी चेंज रहता है वो बिल्कुल सेम रहता है, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट कांसेप्ट समझते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी, बच्चे बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के अंदर थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। आज हम इसको क्लियर कर लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी चेंज रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकिंग वन मोल ऑफ द बॉन्ड्स प्रेजेंट between the atoms in gaseous molecules. समझना, the amount of energy
the amount of energy required to break 1 mole of bonds present in 1 mole of bonds present in gaseous molecule. गैसियस मॉलिक्यूल के अंदर, एक मोल गैसियस मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड्स प्रेजेंट है उसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी की जरूरत है उसको बॉन्ड एंथैल्पी के नाम से जाना जाता है। एग्जांपल ले लें तो यहाँ पर 1 मोल हाइड्रोजन गैस लूं मैं, तो ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में है। इसको जब हम एनर्जी देंगे तो ये एटम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस के लिए जो एनर्जी की जरूरत है वो है 435 किलोजूल पर मोल। अगर आप दूसरा एग्जांपल लें तो 1 मोल ऑक्सीजन गैस ले लो, इसको ऑक्सीजन एटम्स में कन्वर्ट करना है। इस प्रोसेस के लिए जो एनर्जी की जरूरत है वो है 242 किलोजूल पर मोल। ये हो गया आपका बॉन्ड एंथैल्पी। अब हम समझते हैं डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड एंथैल्पी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड एंथैल्पी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का डिफरेंस समझना है। इसके लिए एग्जांपल लेता हूं। 1 मोल मीथेन गैस ले लो, इसको जब एनर्जी दोगे तो एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा। एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा तो यहां पर इस तरीके का रिएक्शन होगा। इस प्रोसेस के लिए जो एनर्जी चेंज है दैट इज 427 किलोजूल पर मोल। 427 किलोजूल पर मोल। सेकेंड स्टेप का जो एनर्जी प्रोसेस है या सेकेंड स्टेप के अंदर अगर इसको एनर्जी देंगे तो वो कन्वर्ट होगा CH2 गैस और H गैस। इस प्रोसेस के लिए एनर्जी चेंज लिखते हैं। उसके बाद भी अगर इसको कंटिन्यू करते हैं तो वो कन्वर्ट होगा CH गैस और H गैस में। इस प्रोसेस के लिए डेल्टा H लिखते हैं और यहां पर लास्ट स्टेप में ये कन्वर्ट होगा C गैस और H गैस में। पहले के लिए डेल्टा H 427 किलोजूल्स पर मोल है, दूसरे के लिए है 439 किलोजूल्स पर मोल, उसके बाद है 452। इसको याद रखना है, बाकी किसी में भी एनर्जी की वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन इस टॉपिक के लिए आपको याद रखना पड़ेगा। और इस प्रोसेस के लिए जो एनर्जी का चेंज का वैल्यू है वो है 347 किलोजूल्स पर मोल। ये चारों के चारों आपको बॉन्ड डिसोसिएशन दिखाते हैं बच्चों, समझना। ये चारों स्टेप कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड डिसोसिएशन के बारे में आपको बताते हैं। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड डिसोसिएशन के बारे में समझाते हैं कि एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। चारों की चारों स्टेप में एनर्जी की जरूरत अलग अलग है, भले आप एक ही टाइप का बॉन्ड तोड़ रहे हो लेकिन एनर्जी की जरूरत अलग अलग है। इसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ये चारों की चारों कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की डिसोसिएशन एनर्जीज है। अब ऐसे केस में अगर आपको बॉन्ड एंथैल्पी निकालना है तो बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो इनका एवरेज आउट हो जाएगा। बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो इसका एवरेज के बराबर हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू 427 प्लस 439 प्लस 452 प्लस 347 डिवाइडेड बाय 4। इसका अगर आप एवरेज निकालोगे तो वो आएगा 416 किलोजूल पर मोल। 416 किलोजूल पर मोल। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ऐसी रिएक्शंस जिसके अंदर डिफरेंट बॉन्ड को
एक ही बॉन्ड को तोड़ने के लिए डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़े, वहां पर आप बॉन्ड एनर्जी चारों स्टेप्स का एवरेज करके निकालते हो। एक बात। दूसरी बात, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स जिसके अंदर दो से ज्यादा डिफरेंट टाइप के एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है, तो या दो से ज्यादा डिफरेंट टाइप के एटम्स प्रेजेंट है, तो वहां पर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और बॉन्ड एंथैल्पी अलग अलग है। लेकिन अगर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है या मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है जैसे ये है, तो इसके अंदर आप बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कैलकुलेट करो या बॉन्ड एंथैल्पी कैलकुलेट करो, बात एक की एक ही हो जाती है। क्लियर हो रहा है? चलो एक और एग्जांपल ले लेता हूं जिससे आपको और भी क्लियर हो जाए कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी के बीच में क्या अंतर है। ये एग्जांपल आपके वाटर मॉलिक्यूल का है। वाटर मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है उसको अगर मैं ड्रॉ करूं तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। जो ये फर्स्ट बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए 460 एनर्जी की जरूरत है, इसके लिए 468 एनर्जी की जरूरत है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फॉर फर्स्ट बॉन्ड इज 460, अनदर बॉन्ड इज 468। तो क्योंकि ये हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, ये होमो एटॉमिक था, एक ही जैसे एटम्स थे, तो उसके लिए बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी अलग अलग नहीं है। इसके लिए जो हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है उसके लिए बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अलग अलग है। बॉन्ड एनर्जी दोनों बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का एवरेज आउट करके आप निकालोगे, वो हो जाएगा 464 किलोजूल पर मोल। क्लियर हो रहा है बच्चों? ठीक है, ये हो गया आपका डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आपका है हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, या सिंपल वर्ड में बोलूं तो हेसेस लॉ। नेक्स्ट टॉपिक जो आपको समझना है दैट इज हेसेस लॉ। इसको कभी कभी हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन भी बोला जाता है। हेसेस लॉ और हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, कांस्टेंट हीट समेशन, कांस्टेंट हीट समेशन। तो लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, enthalpy change in a chemical reaction remains same, remains constant whether the reaction takes place in a single reaction or multiple steps. चलो लिखते हैं। According to this law, the enthalpy change of a chemical reaction, the enthalpy change of chemical reaction remains same whether a chemical reaction takes place in a single step or मल्टीपल स्टेप्स। इसको समझते हैं एग्जांपल की मदद से तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ये बेसिकली ऐसा कहना चाहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर आप एनर्जी चेंज के टर्म्स में देखें तो किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर होने वाला एनर्जी टर्म चेंज विद रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो रही है या मल्टीपल स्टेज में हो रही है, उससे चेंज नहीं होता है। चलो एग्जांपल लेते हैं। ग्रेफाइट के फॉर्म का मैं कार्बन ले रहा हूं, ठीक है, स्टैंडर्ड स्टेट है। ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के CO2 गैस बना रहा है। इस प्रोसेस के लिए जो एनर्जी चेंज की जरूरत है वो है -393.5 किलोजूल पर मोल। मतलब इस प्रोसेस के दौरान इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा। अब ये सिंगल स्टेप रिएक्शन, इसको मैं
ज्यादा स्टेप्स में परफॉर्म करा के देखता हूँ कि एनर्जी चेंज में कोई फर्क पड़ रहा है कि नहीं। चलो स्टेप नंबर 1 की बात करते हैं। स्टेप नंबर 1, तो स्टेप नंबर 1 में ग्रेफाइट जो है वो लिमिटेड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बना रहा है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बना रहा है। इस प्रोसेस के लिए जो एनर्जी है वो है -110.5 किलोजूल्स पर मोल। ठीक है, 110.5 किलोजूल्स पर मोल। सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, तो सेकेंड स्टेप में ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ वो रेस्ट ऑफ द ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 गैस बना रहा है। इस प्रोसेस के लिए जो एनर्जी चेंज की वैल्यू है वो है 283 किलोजूल पर मोल, -283 किलोजूल पर मोल। यहां पर अगर हम इस प्रोसेस का सम लें तो यहां पर जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रहा है वो यहां पर कंज्यूम हो रहा है, तो कैंसिल आउट हो जाए। रिएक्शन क्या होगी, C ग्रेफाइट प्लस 1/2 और 1/2 O2 मतलब 1 फुल O2 हो जाएगा। दिस विल गिव यू CO2 गैस। और जो एनर्जी चेंज है वो भी इन दोनों के सम के बराबर होगा, -283 प्लस -110 मतलब वो माइनस ही हो जाएगा, दोनों माइनस प्लस कर दो तो उसका भी वैल्यू 393.5 किलोजूल पर मोल के बराबर ही आएगा। इन दोनों का भी तो एनर्जी सम करना पड़ेगा ना, आपने अपने रिएक्शन का सम किया है। तो देखो यहाँ पर हमने साबित किया कि ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो रही थी, तो जितना एनर्जी चेंज आ रहा था उतना का उतना ही एनर्जी चेंज मल्टीपल स्टेप में हो रही हो तो भी आ रहा है। मतलब यहाँ पर हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट ऑफ समेशन प्रूव हो गया कि कोई भी रिएक्शन अगर आपका सिंगल स्टेप में हो रहा हो या मल्टीपल स्टेप में हो रहा हो उससे एनर्जी चेंज को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सेम का सेम रहता है। अब हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की लिमिटेशंस के बारे में समझते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपने समझा हुआ है कि एक्चुअली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। अब उसके लिमिटेशंस क्या है वो समझते हैं। लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि एनर्जी को क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, सिर्फ एक फॉर्म में से डिफरेंट फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो हमको बोलता है कि एनर्जी एक फॉर्म में से डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, बराबर, लेकिन वो उसकी डायरेक्शन के बारे में साइलेंट रहता है। इट टेल्स अबाउट, अभी एग्जांपल दूंगा तो क्लियर हो जाएगा, अबाउट वेरियस फॉर्म्स of energy can be converted into others but remains silent about the direction of chemical reaction, about the डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन की डायरेक्शन के बारे में साइलेंट रहता है। एग्जांपल हम लोग अपनी कार में पेट्रोल या तो डीजल को यूज करते हैं। हमें ये भी पता है कि पेट्रोल डीजल का जो केमिकल एनर्जी है वो कार को चलाते वक्त मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो केमिकल एनर्जी में से मैकेनिकल एनर्जी पॉसिबल है, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि कार को कोई पीछे से धक्का मारने लगा हो और पेट्रोल की टंकी में पेट्रोल डीजल जनरेट होने लग जाए? आप बोलोगे सर कैसी बात कर रहे हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल है? हाँ, तो यही तो लिमिटेशन है ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, कि उसने ऐसा बोला कि एनर्जी का एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में हो सकता है वो बताया, द आंसर इज नो। दूसरा एग्जांपल, हमें गर्मी लग रही है, हमने पंखा चला दिया, बरोबर, तो
पंखे के अंदर आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। कभी ऐसा हुआ कि ऊपर चढ़ के पंखे को गोल 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 घुमाने लगे और इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाए? समझ में आ रहा है? द आंसर इज नो, ये पॉसिबल नहीं है। बराबर। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ले सकते हो जहां पर डायरेक्शन के बारे में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं बताता है। ये इसके लिमिटेशंस हैं जो हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पूरी करेंगे। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की लिमिटेशन को ओवरकम करेगा। उसके पहले हम लोग दो प्रोसेसेस के बारे में समझ लेते हैं। द फर्स्ट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस and the other is non-spontaneous. पहले spontaneous process के बारे में समझते हैं। The process which takes place by itself or without help of any एक्सटर्नल एजेंसी। जो प्रोसेस खुद ब खुद टेक प्लेस हो रही हो किसी भी एक्सटर्नल एजेंसी की हेल्प के बिना, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जो किसी भी एजेंसी की हेल्प के बिना हो रही हो और बाय लिटिल इनिशिएशन। एक कंडीशन इसके अंदर ऐड कर देता हूं, बाय सेल्फ और बाय लिटिल इनिशिएशन are known as spontaneous process। जो खुद से ही हो रही हो, उसके लिए कोई एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत ना हो या लिटिल इनिशिएशन देने पर वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाती हो, उसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। चलो एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल पहला जो है दैट इज फ्लो ऑफ वाटर from higher level to lower level, जो वाटर है वो हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ फ्लो होता है। ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। दूसरा है डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, ठीक है। थर्ड है आपका बर्निंग ऑफ कोल। ये प्रोसेस को अगर थोड़ी सी इनिशिएशन दे दो तो ये कंप्लीट हो जाती है। तो ऐसी प्रोसेस जो इटसेल्फ होती हो, खुद से ही होती हो, या सिंपल लिटिल इनिशिएशन देने पर कंप्लीट हो जाती हो, ऐसी रिएक्शंस को हम लोग स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस बोलते हैं। अब आपको नॉन स्पॉन्टेनियस समझना आसान होगा। देखो, अगर हमें नॉन स्पॉन्टेनियस समझना हो तो द प्रोसेस व्हिच कैन नॉट टेक प्लेस इटसेल्फ आएगा, व्हिच कैन नॉट टेक्स प्लेस, व्हिच यहां पर कैन नॉट ऐड कर देता हूं, व्हिच कैन नॉट टेक्स प्लेस बाय इटसेल्फ और लेटर इनिशिएशन इज नोन एज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। चलो इसके एग्जांपल लेते हैं। इसका एग्जांपल है फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। ऐसा कभी होता है? नहीं होता है। हाँ, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी हो सकता है, मतलब गर्म चाय को अपन एटमॉस्फेयर में रखो तो वो ठंडी हो सकती है, लेकिन ठंडी चाय गर्मी में अपने आप गर्म होने लगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी, कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सेकेंड है फ्लो ऑफ वाटर टू लोअर लेवल टू हायर लेवल, फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल। अब ऐसा मत बोलना सर मोटर लगा दे तो, मोटर लगा दे तो हो ही सकती है। यहां पर बात हो रही है खुद से होगी कि नहीं, इटसेल्फ होगी कि नहीं, जी नहीं होगी, ठीक है। थर्ड है डिसोल्यूशन ऑफ सैंड इन वाटर, ये खुद से कभी नहीं होगा। डिसोल्यूशन ऑफ सैंड इन वाटर, तो जो प्रोसेस खुद से या लिटिल इनिशिएशन देने पर कंप्लीट ना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अगर रिएक्शन
स्पॉन्टेनियस है तो अपने आप कंप्लीट हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस है तो कंप्लीट नहीं होगी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग स्पॉन्टेनिटी के ड्राइविंग फोर्सेस के बारे में समझेंगे कि कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं जो यहाँ पर स्पॉन्टेनिटी को गवर्न करते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लो।